बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करना है कि कौन से एमसीक्यूज आएंगे और एमसीक्यूज को सोल्व किस तरह करना है, ये भी हम तरीका देखेंगे और कौन कौन से एमसीक्यूज आएंगे और कितने एमसीक्यूज आएंगे, सारा कुछ आज हम इसमें देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आपके जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें एमसीक्यूज हमारे पास होंगे 12 एमसीक्यूज आएंगे और वो 12 एमसीक्यूज आपने 20 मिनट में करने हैं। टाइम उसका कितना होगा हमारे पास 20 मिनट। तो 20 मिनट में इजीली आसानी से क्या हो जाते हैं, ये 12 एमसीक्यूज हो जाते हैं। तो हमारे पास अब एमसीक्यूज को देखना है किस तरह के आएंगे और किस तरह इसे क्या करना है, हल करना है। और हमारे पास ये एमसीक्यूज जितने भी बुक में से जिसके आने के चांस ज्यादा है वो सारे भी इधर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका जो सा मॉडल पेपर वाले एमसीक्यूज है उससे डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपने एमसीक्यूज के तौर पर याद करना है। तो हमारे पास सबसे पहले कुछ इस तरह का आपका पेपर का क्या बना होगा, पैटर्न बना होगा। हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज होंगे, इधर एमसीक्यूज नंबर होंगे, इधर क्वेश्चन लिखा होगा, इधर ए पार्ट होगा, बी सी और डी। इधर आगे हमारे पास एक शीट होगी और इस शीट में आपने बबल्स फिल करने हैं। असल में आपने जो आंसर सही हुआ उसी के बबल्स इसमें क्या करना है, फिल करना है। अब हम देखते हैं पहला एमसीक्यूज। एमसीक्यूज जब भी आप सोल्व करो तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को वर्ड से पढ़ना है और रिलैक्स होकर उसे वर्ड से क्या करना है, आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो अक्सर स्टेटमेंट में वर्ड से नहीं पढ़ते तो उन्हें आंसर ढूंढने में भी क्या होगी, मुश्किल होगी। तो इसीलिए सबसे पहले स्टेटमेंट को क्या करना है, वर्ड से पढ़ना है। Which of the following organelle is not present in plant cell? अब इधर असल में उसने पूछा है कि वो ऑर्गेनेली कौन सा है जो प्लांट में मौजूद नहीं है। ये नोट इधर लिखा हुआ, तो अगर आप इसे वर्ड से नहीं पढ़ोगे, तेजी से पढ़ लोगे, हो सकता है आप नोट ना इतना देख पाओ। तो इसीलिए which of the following organelle is not present in the plant cell। इसी तरह एक्सेप्ट भी आ सकता है, नोट की जगह एक्सेप्ट का मतलब सिवाय, यानी इनमें से सिवाय एक के बाकी हो सकता है कि प्लांट में हो, बाकी एक नहीं है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो हमारे पास इसने पूछा which of the following is not present in plant cell। प्लांट सेल में कौन सा ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसके ऑप्शन पढ़ने हैं और ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ने हैं एक एक को। हमारे पास पहला कौन सा है, सेंट्रियोल, दूसरा क्या है, गोल्गी बॉडी, तीसरा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा क्या हमारे पास, राइबोसोम। अब अगर आपको इसका आंसर एग्जैक्ट और 100% आता है तो इसे क्या कर दो, इधर बबल्स फिल कर दो जो आता है। अगर आपको ये एमसीक्यूज नहीं आता, आप सोचने के बजाय अगले एमसीक्यूज पर चले जाओ। तो इसी तरह जो सबसे पहले आपने एमसीक्यूज पढ़ते जाने, जो आपको एग्जैक्ट और 100% आते हैं पहले उसे हल करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर उन्हें करना है जिसके ऊपर आपके 2 या 3 एमसीक्यूज पर ऑप्शन पर डाउट हो कि ये हो सकता है। बाद में आपने अगले पर चलना है। सबसे पहले वो एमसीक्यूज करने हैं जो आपको 100% आते हैं और 100% आपको आंसर का पता है। अब हमारे पास इसमें से देखते हैं कौन सा ऑर्गेनेली प्लांट में नहीं है। हमारे पास एक ऑर्गेनेली है सेंट्रियोल, दूसरा ऑर्गेनेली हमारे पास, इधर मैं टिक नहीं लगाता, वैसे देख लेते हैं हम। एक हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल। अब ये याद रखना, ये सेंट्रियोल एनिमल सेल में होता है, ये प्लांट सेल में नहीं होता है। एनिमल सेल में ये स्पिंडल फाइबर वगैरह बनाता है और स्पिंडल फाइबर जब सेल डिवाइड होता है उस टाइम यूज होते हैं। तो सेंट्रियोल जो है ये प्लांट सेल में नहीं होता। प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर और स्ट्रक्चर से बनते हैं, सेंट्रियोल से नहीं बनेंगे। उसके बाद क्या है, गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी हमारे पास एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। और ये याद रखना, ये गोल्गी बॉडी है, ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होंगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होंगे। और आगे क्या हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस है ना, सेल का पावर हाउस है। तो ये हमारे पास एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। ये हमारे पास चैप्टर सेल वाले चैप्टर में से है। जब हम इस मॉडल पेपर के बाद चैप्टर को डिस्कस करेंगे उधर मजीद डिटेल से भी इसे पढ़ लेंगे। इसीलिए इधर मैं बता रहा हूं कि हमारे पास गोल्गी बॉडी एनिमल सेल में भी होगा और प्लांट सेल में भी। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी होगा और प्लांट सेल में भी, और ये एनर्जी देता है पूरे सेल को। और आगे क्या हमारे पास, राइबोसोम। और राइबोसोम का हमें पता है ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम हमें क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है सेल के अंदर। इसकी मुकम्मल हमने लेक्चर में भी पढ़ा था किस तरह प्रोटीन बनाता है, वो प्रोसेस अब हमने इधर डिस्कस नहीं करना है। इधर हमने सिर्फ इसके मेन पॉइंट देखने हैं। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और ये तमाम सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। तो हमारे पास इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, ए वाला।
यानी सेंट्रियोल ऐसा ऑर्गेनेली है जो एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। तो उसने प्लांट सेल का ही इधर पूछा तो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। तो आपने इधर इसे टिक नहीं करना, अब इधर आ जाए, इसी में से आपने बबल्स को क्या करना है, फिल करना है। अब बबल्स आपने इसी के मुताबिक देखने हैं। अब इधर ए है तो इधर से ए वाले को फिल करना है, तो ए वाले को आपने क्या करना है ना, फिल करना है। और इसे फिल भी इस तरह करना है कि पहले आउटर, इसके आउटसाइड से इस तरह बाउंडिंग से करते करते इनसाइड की तरफ आना है, ताकि ये मुकम्मल और एग्जैक्ट क्या आ जाए आपके पास, फिल हो जाए ये इस तरह। तो ये हमारे पास इसका एक ऑप्शन हो गया। अब दूसरा क्या हमारे पास, द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, वो स्टेटमेंट जो किसकी बेसिस पर दी जाए, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, उसे क्या नाम देंगे, देखते हैं हम। ये हमारे पास जो सा साइंटिफिक बायोलॉजिकल मेथड है उसकी सीक्वेंस अगर आपको आती होगी तो वो हमें ये एमसीक्यूज हल हो जाएगा। सीक्वेंस को हम मजीद भी डिस्कस करेंगे इस मॉडल पेपर के बाद, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी, ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर जो मेथड आएगा वो क्या होगा, हमारे पास हाइपोथेसिस आएगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास आएगा डिडक्शन। तो इसी तरह अगर हम देखें पहले नंबर पर हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से पहले भी एक स्टेप होता है जिसमें आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखना होता है ये किसके रिलेटिव है, यानी उसकी पहचान करनी होती है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, डिडक्शन। इसी तरह हम सीक्वेंस को भी देखेंगे, लेकिन अब हमने देखना है हमारे पास सबसे पहले क्या चीज आ रही है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद कौन सा स्टेप आ रहा है, ऑब्जर्वेशन के बाद, क्योंकि स्टेटमेंट में उसने दिया हुआ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन के बाद कौन सा स्टेप आएगा हमारे पास, हाइपोथेसिस। क्या आएगा, हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस आएगा, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा, हाइपोथेसिस होगा। द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, उसे क्या नाम देंगे हम, हाइपोथेसिस। तो इधर से हमने क्या करना है, इधर बबल फिल करना है कौन सा, ए वाला। अब इधर ए है तो इधर भी ए वाला करना है। अक्सर इधर भी मिस्टेक कर जाते हैं, इधर ए है तो इधर बबल्स वो मिस्टेक से गलती से कोई भी फिल कर सकते हैं, तो इसीलिए इसे ध्यान से हाइपोथेसिस। तो इधर हम कौन सा करेंगे, ए वाला करेंगे। तो इसे आउटर से इनर की तरफ फिल करते हैं ताकि ये एग्जैक्ट और करेक्ट क्या हो जाए, फिल हो जाए, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड फिर मशीन से चेक होंगे, तो ये हमारे पास सही हो गया। अब तीसरा हमारे पास एमसीक्यूज क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर इन सेल साइकिल। सेल साइकिल में वो कहते हैं कौन से करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट मैच कर रहे हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ, ये फेसेस लिखे हुए हैं हमारे पास सेल साइकिल के। तो सेल साइकिल के ये भी फेसेस तरतीब के मुताबिक है, तरतीब अगर आपको आएगी तो ये भी हो जाएंगे। तरतीब इसकी कुछ इस तरह से है, हम इधर ऊपर ही बना लेते हैं। हमारे पास इसकी इंटरफेस के सीक्वेंस होते हैं जिसे हमने नाम दिया था G1। G1 के बाद हमारे पास आएगा S फेज, उसके बाद आएगा G2 फेज। तो हमारे पास इस सीक्वेंस को आपने गलत नहीं करना, इसी से याद रखना, G1, S और G2। इसके ट्रिक मैंने दो बनाए हुए हैं, आप दो में से एक कोई भी अपना सकते हो। G1 साथी G2 इस तरह याद कर सकते हो, या गेट नंबर 1 के साथ, गेट G1 यानी गेट नंबर 1, ऐसे यानी साथ गेट नंबर 2, गेट नंबर 1 के साथ गेट नंबर 2। तो इस तरह सीक्वेंस से आपको ये एमसीक्यूज हल करने में भी क्या होगी, मदद मिलेगी। तो हमारे पास इस दो ट्रिक से आप इसे क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो अब G1 में क्या होगा, G1 में ये अपना साइज क्या करेगा, इंक्रीज करता है, साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और एस फेस में क्या करता है, एस का लफ्ज सिंथेसिस से निकला है, यानी ये अपना जो सा इसका डीएनए होता है उसी की तरह एक और कॉपी बनाता है, तो इसीलिए एस फेस में ये होगा हमारे पास। और G2 फेस में क्या होगा, G2 फेस में ये अपने आप को तैयार करेगा मजीद डिवाइड करने के लिए। तो ये हमारे पास हो गया। और कुछ सेल ऐसे होते हैं वो डिवाइड नहीं होते, सिर्फ इंक्रीज हो जाएंगे साइज में, लेकिन आगे डिवाइड नहीं होंगे। तो उस फेस को हम क्या नाम देते हैं, वो इनसे अलग होगी, उसे हम नाम देंगे G0 फेस। क्या नाम देंगे, G0 फेस। तो इधर ही हमारे पास लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। अब हम देखते हैं G1, तो मैंने कहा G1 में इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऑर्गेनेली के नंबर इसमें क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो हमारे पास G1 प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, यानी वो कह रहे हैं कि G1 में सेल डिवाइड होने के लिए तैयार हो रहा है, हालांकि वो होता है हमारे पास G2 फेस में।
G2 फेस आखिरी फेस है, इसमें सेल अपने आप को तैयार करता है किसके लिए, डिवाइड होने के लिए, तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। अब दूसरे पर आ, G2 इंक्रीज इन सेल साइज, तो सेल का साइज किसमें इंक्रीज होता है, वो G1 में होगा, G1 फेस में सेल का साइज इंक्रीज होता है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। आगे क्या, डीएनए एस फेज यानी सिंथेसिस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए अपनी मजीद एक क्या बनता है, कॉपी बनाता है यानी सिंथेसाइज करता है, तो हमारे पास ये ऑप्शन क्या सही है। लेकिन फिर भी आपने चौथा लाजमी पढ़ना है, ऑप्शन आपने सारे पढ़ने हैं। अगर आप एमसीक्यूज पढ़ रहे हो, अगर आपको पहले का पता चल गया कि यही है, फिर भी आपने मजीद आगे पढ़ लेने हैं, तो हो सकता है उससे मजीद एक्यूरेट आगे ऑप्शन हो सकता है। तो अब ऑप्शन आपने इसीलिए तमाम के तमाम सारे पढ़ने होते हैं। अब हमारे पास चौथा क्या है, डी, जी नोट सेल डिवाइड इनटू 2, तो जी नोट वो फेस है जिसमें सेल दो में डिवाइड हो जाता है, हालांकि जी नोट फेस ऐसा फेस है जिसमें सेल डिवाइड नहीं होता। तो हमारे पास इसका एग्जैक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। तो इसीलिए ऑप्शन लाजमी, चारों के चारों ऑप्शन आपने पढ़ने हैं। तो हमारे पास अब इधर सी है, तो इधर से बबल्स भी आपने सी वाला क्या करना है, फिल करना है। तो बबल्स फिल करते हुए ध्यान से देखना कि सी कौन सा है, ऊपर से देख लेना कि सी हमारे पास ये हो। अब चौथा हमारे पास क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक स्टडी करना एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब हमारे पास अगर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ना आ जाए, अकेली होती साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तब भी हम देख लेंगे क्या बनेगा। तो हमारे पास एक लफ्ज दिया हुआ है क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये सिस्टमैटिक क्या है, सिस्टमैटिक की डिफाइन भी यही है हमारे पास, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। अगर वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ना देता, इसे कट कर देता, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिर वो हमारे पास कौन से हो जाती, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे, साइंटिफिक नेमिंग की स्टडी करेंगे। अगर हमारे पास इधर साइंटिफिक नेमिंग स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो हम नेम किस में देते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। तो अगर हमारे पास आ जाता है नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, फिर वो हमारे पास टैक्सोनॉमी। लेकिन उसने लफ्ज कौन सा, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आ जाए, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप साथ आ जाए, तो वो हमारे पास कौन सा होगा, सिस्टमैटिक। तो इधर हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सिस्टमैटिक, वो कौन सा हमारे पास, सी। तो इधर हमने बबल्स भी कौन सा फिल करना है, सी पर। तो अगले आगे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें से आपके पास डायग्राम भी आएंगे, इसीलिए जो इस बुक की इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो भी हम इधर डिस्कस कर लेंगे। तो इधर हमारे पास ये एक लीफ की डायग्राम बनी है, ये लीफ की डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए भी, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग में आ सकती है। तो इस लीफ की डायग्राम की लाजमी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। द डायग्राम शो सेल इन पार्ट ऑफ द लीफ, ये डायग्राम हमें एक पत्ते का जो सा पार्ट है उसको शो कर रहा है, और ग्रीन प्लांट, कौन सा प्लांट का, ग्रीन प्लांट का। विच रीजन कंटेन, कौन सा इसमें से, ये लेबल किया हुआ, नाम दिया हुआ है, ए ये दिया हुआ हमने, बी ये दिया हुआ, सी ये, डी। वो कहते हैं इनमें से कौन सा ऐसा इलाका या ऐसी जगह है विच आर रिस्पॉन्सिबल, जिसकी जिम्मेदारी है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अगर आपने डायग्राम की प्रैक्टिस की हो तो या आप आसानी से कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कौन सा ऐसा पौधे के अंदर या पत्ते के अंदर चीज है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करती है, वो हमें पता है, जाइलम। तो हम देखते हैं हमारे पास ये ए ऊपर वाली जो से सेल है, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, इन्हें हम नाम देंगे अपर एपिडर्मल। क्या नाम देंगे, अपर एपिडर्मल। ये स्ट्रक्चर ऑफ लीफ वाले में भी हमने देखा था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो ऊपर वाली जो सी इसकी लेयर होती है उसे अपर एपिडर्मल कहेंगे। ए वाली हमारे पास क्या है, अपर एपिडर्मल। तो इसकी जिम्मेदारी नहीं है पानी को ट्रांसपोर्ट करने की, तो ए ऑप्शन नहीं है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम नीचे वाले पर आ जाते हैं, हमारे पास बी। अब बी, इसके अंदर ये मौजूद डॉट को शो कर रहा है, ये हमारे पास बी, इस सेल के अंदर मौजूद जो डॉट है, ये असल में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट का काम भी पानी को ट्रांसपोर्ट करना नहीं होता। और सी वाले पर है, सी वाले हमारे पास ये सेंटर में है मौजूद, और ये हमारे पास किसे शो कर रहा है, साइड वाले हमारे पास फ्लोएम है, और सेंटर में क्या है, जाइलम। तो ये जाइलम वाला हमें पता है, जाइलम क्या करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है। डी को भी देख लेते हैं, डी हमारे पास ये एंड में, और ये गार्ड सेल को शो कर रहा है, ये वाले हमारे पास गार्ड सेल होते हैं, और ये सुराख को क्या नाम देते हैं हम, स्टोमेटा। सुराख हमारे पास क्या होगा, स्टोमेटा। इसी तरह मजीद भी सेल आ सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ उसी को देखा, तो वो हमारे पास कौन सा, सी वाला, जो पानी को ट्रांसपोर्ट करेगा। अगर हमारे पास
इसका पूछ ले ये मुकम्मल सेल का, तो ये हमारे पास मेसोफिल सेल है, पैलिसेड मेसोफिल सेल। और अगर इनका पूछ ले ये क्या हमारे पास स्पंजी मेसोफिल सेल। इसकी डायग्राम भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, सी वाला। तो इधर आपने सी वाले पर क्या कर देना, ये फिल कर देना। और ये बबल्स जो आपने फिल करने मुकम्मल करना है, ये ना हाफ कर दे, मुकम्मल करना है। और ये बाहर भी ना निकले, इसीलिए आउटर बाउंड्री से अंदर की तरफ लेते हैं ना, ताकि ये बाहर भी ना निकले। अब हम मजीद आगे इसे डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास अगला जो सा एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज नंबर 6 है। और इसमें भी हमारे पास एक डायग्राम आई हुई है। ये डायग्राम है हमारे पास एंजाइम की। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ हमारे पास, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव यानी जो कॉम्पिटिशन नहीं करता, यानी मुकाबला नहीं करेगा, यानी पीछे से वार करेगा। हमने ये पढ़ा हुआ है इसके बारे में। नॉन कॉम्पिटिटिव यानी जो उसके आगे से कॉम्पिटिशन नहीं करता, उससे मुकाबला नहीं करेगा। तो वही देखना, नॉन कॉम्पिटिशन इनहिबिटर इनएक्टिवेट द एंजाइम। तो वो हमारे पास इनहिबिटर जो नॉन कॉम्पिटिटिव है वो इनएक्टिव कर रहा है किसे, एंजाइम को, यानी एंजाइम को काम के लायक नहीं छोड़ रहा। आइडेंटिफाई नॉन कॉम्पिटिटिव इन द फिगर। वो कहते हैं इसमें आइडेंटिफाई करें कि कौन सा नॉन कॉम्पिटिटिव है, कौन सा फैक्टर हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो एंजाइम को क्या कर रहा है, इनएक्टिव कर रहा है। अब हम देखते हैं हमारे पास डायग्राम। ये सबसे पहले ए ऑप्शन लिखा हुआ है। ये हमारे पास ए वाला दरअसल है सबस्ट्रेट। क्या है हमारे पास, सबस्ट्रेट। उसके बाद क्या, डी। डी हमारे पास ये शो कर रहा है इस साइड को। तो डी वाली साइड हमारे पास क्या है, एक्टिव साइड। क्या है, एक्टिव साइड। अब नीचे आओ, नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है सी, और एक क्या है हमारे पास, सी वाली। डी वाली एक्टिव साइड है, सी वाली हमारे पास वो जगह है जहां आकर हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आकर अटैच होगा। और इस साइड को हम नाम देते हैं, सी वाली को, एलोस्टेरिक साइड। तो इधर हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास कौन सी साइड होगी, एलोस्टेरिक साइड। और बी हमारे पास, बी ये इस फैक्टर को शो, और जो बी वाला है वो इस इनहिबिटर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो हमारे पास इस डायग्राम में बी वाला है जो पीछे से, ये देखो एक्टिव साइड तो उसकी आगे है, लेकिन वो पीछे से आ रहा है। कौन सी साइड से, हमारे पास एलोस्टेरिक साइड से, यानी पीछे से उसकी तरफ आ रहा है हमारे पास। तो ये बी वाला जो करेक्ट इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव वही होता है जो कंपटीशन ही नहीं करता, तो पीछे से हमला कर रहा है, तो वो हमारे पास बी फैक्टर है। तो इधर हमारे पास बी वाला, तो आपने इधर बी वाले इसका बबल से क्या कर देना, फिल कर देना। अब अगले नंबर पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी एक सीक्वेंस है। अगर वो सीक्वेंस आपको आता होगा तो ये आप कर लोगे। वो सीक्वेंस क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की सीक्वेंस हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। हमारे पास एटॉमिक लेवल होता है, एटॉमिक के बाद हमारे पास मोलिकुलर लेवल लिख लेते हैं, बायोमोलिकुलर लेवल। बायोमोलिक्यूल के बाद हमारे पास हो जाएगा ऑर्गेनेली लेवल। ऑर्गेनेली के बाद हमारे पास हो जाएगा सेल। सेल के बाद हमारे पास हो जाएगा टिश्यू। टिश्यू के बाद टिश्यू मिलेंगे तो हमारे पास ऑर्गन, और ऑर्गन मिलेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। ये लेवल आपको अगर इसकी सीक्वेंस याद हुई तो ये बहुत मददगार साबित होंगे। ऑर्गन सिस्टम हमारे पास मिलेगा तो एक क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल। अभी तो इतना ही हम कर लेते हैं, वैसे आगे भी है, इससे चलेंगे। तो अब इस लेवल हमने याद है, फर्ज कर लो हमें आगे हमने लिख लिया। अब क्या कह रहा है, इफ टिश्यू लेवल इज नॉट डेवलप। अगर टिश्यू लेवल नहीं डेवलप हो रहा तो आगे क्या लिख रहा है, इन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज नेक्स्ट लेवल इज नॉट फॉर्म। अगर टिश्यू लेवल ना हुआ तो अगला कौन सा ऐसा लेवल है जो नहीं बनेगा। तो टिश्यू हमारे पास ये है, तो टिश्यू अगर ना बने तो आगे हमारे पास ऑर्गन नहीं बनेंगे, क्योंकि टिश्यू अगर ना बना तो ऑर्गन भी नहीं बनेंगे। टिश्यू बनेगा, टिश्यू इकट्ठे होंगे तो हमारे पास आगे ऑर्गन वाला लेवल बनेगा। तो इसीलिए हमारे पास इधर ऑर्गन लेवल पर क्या कर देना, टिक कर देना। जैसे मोलिकुलर लेवल, अब मोलिकुलर लेवल अगर देखें वो तो हमारे पास एटॉमिक के करीब है, वो नहीं होगा। दूसरा क्या, एटॉमिक लेवल, ये तो सबसे पहले वाला है हमारे पास। तो वो यही कह रहा है हमारे पास कौन सा है, ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल ठीक हो गया। ऑर्गेनेली को देखा तो ये हमारे पास मोलिक्यूल के साथ है, तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा हो गया, सी वाला।
और हमने इसे सी पर ही क्या करना है, फिल करना है। और ये बबल्स फिल करते हुए ध्यान से इसे फिल करना है, ये सी, और इधर से भी आपने सी वाले पर क्या करना है, फिल कर देना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये एक टेबल है, इस तरह और भी कोई टेबल आपको उठाकर दे सकते हैं। तो हम देख लेते हैं इसे। आइडेंटिफाई द कॉलम। अब वो कह रहा है कॉलम को क्या करें, आइडेंटिफाई करें। कॉलम हमारे पास होता है जो वर्टिकल हो, इस तरह डायरेक्शन में हो, सीधा वर्टिकल, उसे कॉलम कहेंगे। तो हमने कॉलम के लिहाज से देखना है। गिवन इन द टेबल, जो टेबल में डेट कंटेन्स करेक्ट सब्सटेंस, किसके रिलेटेड, लिपिड के। तो हमने इधर सब्सटेंस दिए हुए हैं, कॉलम देखना है ना। तो कॉलम हमारे पास यूं होता है वर्टिकली। तो हम इधर से यूं देखते जाएंगे आगे कौन कौन से सब्सटेंस किसके रिलेटेड, लिपिड के। हमारे पास इधर सब्सटेंस लिखा हुआ है अमाइनो एसिड। पहला कॉलम देखो, लिपिड में अमाइनो एसिड नहीं होती। तो इधर से ही हमें पता चल गया कि ये ए वाला ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अमाइनो एसिड प्रोटीन में पाई जाती है। तो इधर करेक्ट इसने किसका लगाया, अमाइनो एसिड का। तो ये तो नहीं है, इधर हल्का सा आप यूं इसे क्रॉस कर दो, यानी ये ऑप्शन नहीं है। अब अगले में आओ, फिर बी पर भी अमाइनो एसिड करेक्ट किया हुआ, तो यानी ये भी नहीं है, क्योंकि अमाइनो एसिड प्रोटीन में होता है, लिपिड में नहीं होगा। अब हमारे पास कौन से बच गए, अमाइनो एसिड और सी वाला और डी वाला कॉलम। अब सी और डी में अमाइनो एसिड क्रॉस है, यानी इन दोनों में से एक होगा, हमें यह पता चल गया। अब कैसे पता चलेगा, अगले की स्टडी करो। ग्लूकोज, ग्लूकोज का आपने इन्हीं दो में देखना है, इन्हीं में नहीं देखना, क्योंकि इसमें पहले एक ही ऑप्शन से हमें पता चल गया कि ये नहीं होगा। अब हमारे पास क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का अब हमने देखना है, ग्लूकोज इसमें सही है, इसमें गलत। इसमें ग्लूकोज सी वाले में सही है, तो ग्लूकोज हमारे पास लिपिड में ग्लूकोज नहीं होगा, उसमें ग्लूकोज नहीं होगा। तो इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी वाला भी हमारे पास नहीं होगा। तो इससे हमें पता चला ऑप्शन इसका कौन सा है, डी है। तो आगे फिर डी को हमने चेक कर लेना है। तो डी में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, अमाइनो एसिड नहीं है, ठीक है, ग्लूकोज नहीं है, फैटी एसिड पाया जाता है, ये ठीक है। हमारे पास लिपिड और फैट, यानी इनमें क्या चीज पाई जाती है, फैटी एसिड, और एंड में क्या है, ग्लिसरॉल। तो यानी ये दोनों इसमें पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी वाला। तो हमने इधर टिक नहीं करना, इसके बबल्स फिल करने हैं। अब इधर मिस्टेक नहीं करनी, आपका ये डी है, आप अक्सर स्टूडेंट इसी के साथ वाले डी को फिल कर देते हैं। ये ए ऑप्शन है, डी हमारे पास ये वाला, ऊपर से आपने एक बार इसे देख लेना, ये हमारे पास डी ऑप्शन फिल करनी। तो ये टेबल को इजी मैंने सोल्व कर लिया। वैसे तो आप ये मुकम्मल कॉलम भी पढ़ सकते हो, लेकिन हमने पहले ऑप्शन से ही देखा तो उधर से भी कर सकते हैं। तो बेहतर यही है, अगर मुकम्मल पढ़ सकते हो तो मुकम्मल पढ़ लेना बेहतर है। तो हम मुकम्मल भी इसे एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ए ऑप्शन है, इसमें इस कॉलम में क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड लिपिड में नहीं होता, ग्लूकोज नहीं होता, ये ठीक है, इसने लिखा। फैटी एसिड तो होता है, इधर क्रॉस लगा हुआ है। ग्लिसरॉल उसमें होता है, इधर क्रॉस लगाई, इसका मतलब पहला कॉलम गलत है। दूसरा बी में आओ, अमाइनो एसिड मौजूद, ये गलत है, अमाइनो एसिड इसमें मौजूद नहीं होगा, ग्लूकोज भी नहीं होगा, और ये दो चीजें जो मौजूद है उस पर क्रॉस लगा हुआ है, जो नहीं है उस पर टिक, तो इसलिए ये कॉलम भी नहीं है। इसमें देखो अमाइनो एसिड नहीं है, ठीक है, ग्लूकोज का लिखा हुआ है, और हमारे पास फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये दोनों चीजें इसमें होती हैं, इधर क्रॉस लिखा, और जो नहीं होती उस पर टिक लिखा। तो इसी तरह हमारे पास डी वाला सही है, जिसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और बाकी हमारे पास अमाइनो एसिड और ग्लूकोज नहीं होता। ये आपके मॉडल पेपर में मुकम्मल बना नहीं हुआ था टेबल, ये मैंने मुकम्मल बना दिया, और इसमें मैंने डी वाले को सही करके इधर टिक कर दिया, क्योंकि इसमें डी वाला सही है ऑप्शन। हमारे पास आगे क्या है, ऑप्शन आपके पास चेंज भी हो सकते हैं आगे पीछे, इसीलिए आपने अपने इसी ऑप्शन पर देखना है कि क्या कौन से ऑप्शन में सही लिखा हुआ। तो अगला हमारे पास नोवा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट। अब ये देखो नोट लिखा हुआ है, यानी नहीं है, क्या, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो इन अ सीड। इन चार में से तीन जो ऑप्शन है, यानी तीन नाम ऐसे हैं जो पार्ट है किसका, एम्ब्रियो का, सिर्फ एक नहीं है। तो जो नहीं है उसी को आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसी को आपने इधर ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऐसा है जो नहीं है। तो हमारे पास पहला क्या है, रेडिकल। तो आपको एम्ब्रियो के पार्ट आने चाहिए। तो हमारे पास एम्ब्रियो के पार्ट कौन कौन से होते हैं, रेडिकल, प्ल्यूमोल और कोटिलिडन, एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी। तो रेडिकल किसका पार्ट है, एम्ब्रियो का। प्ल्यूमोल भी किसका पार्ट है, एम्ब्रियो का। आगे क्या, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म पार्ट नहीं है
और हमारे पास कौन सा है, कोटिलिडन। तो ये तीन हमारे पास पार्ट है किसके, एम्ब्रियो के। तो एंडोस्पर्म ये पार्ट नहीं है किसका, हमारे पास एम्ब्रियो का। तो यही हमने बताना है कौन सा पार्ट एम्ब्रियो का नहीं है, वो कौन सा है हमारे पास, एंडोस्पर्म। तो ये सी वाला हो गया, तो हमने इधर सी वाले को क्या कर देना, फिल कर देना। हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10। ये भी एक डायग्राम आई हुई है और ये डायग्राम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द डायग्राम शो एन ओवरव्यू ऑफ द एरोबिक रिस्पायरेशन। हमें किसका ये मुकम्मल पैटर्न बता रहा है, एरोबिक। एरोबिक वो होती है जिसमें ऑक्सीजन यूज हो, वो रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज हो। अब इस डायग्राम में हमने क्या देखना है, हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है, ये प्रोसेस बना हुआ है जिसमें ग्लूकोज टूटता है, और ग्लूकोज हमें पता है ग्लूकोज के टूटने वाले प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में। तो इसीलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर बनाया हुआ ग्लूकोज टूटा है और कितनी 2 एटीपी मिली, ये ऑप्शन ए है। आगे चलो, आगे हमारे पास ये क्या, बी, यानी ग्लूकोज पैरुविक एसिड को कहां लेकर जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद सी वाला हमारे पास है, इधर से 2 एटीपी निकल रही, सी शो कर रहा है क्रब साइकिल को, और डी शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, जहां से 32 एटीपी निकल रही है। अब उसने पूछा क्या, विच लेबल प्रोसेस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इनमें से कौन सा हमारे पास डायग्राम में ऐसा स्टेप है जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड क्रब साइकिल में प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये साइकिल नुमा बना भी हुआ है, इधर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो इधर हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला। तो सी में यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहां प्रोड्यूस हो रही है, सी वाले में। तो इसी तरह एमसीक्यूज के लिए ये डायग्राम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 11, जिसमें क्या लिखा था, एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो पास्ट में यानी हमसे पहले वाले ऑर्गेनिज्म में यूज होते थे, लेकिन अब वो यूज नहीं हो रहे। वैसे बॉडी में मौजूद है लेकिन अब वो काम के नहीं है, तो वो उसे क्या नाम देंगे हम, वेस्टिजियल ऑर्गन। कौन कौन से हमारे पास आगे लिखा हुआ, विंग्स ऑफ बर्ड्स, यानी पर जोन से हो गए किसके, परिंदों के। तो इसमें हमारे पास तमाम परिंदों के बर्ड्स नहीं है, सिर्फ हमने पढ़ा था फ्लाइटलेस, जो फ्लाइट्स के पर जो उड़ नहीं सकते यानी फ्लाइटलेस हो, उन्हीं के हमने कहा था। तो इधर इसने सिर्फ बर्ड लिखा है यानी तमाम का कह रहा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फ्लिपर ऑफ वेल्स, ये भी नहीं है, फ्लिपर ऑफ वेल्स। आर्म ऑफ मैन, इंसानों के हाथ ये काम कर रहे हैं। और एंड में क्या हमारे पास, अपेंडिक्स इन ह्यूमन। तो तमाम जितने भी हमारे अंदर है अपेंडिक्स तमाम इंसानों में पाई जा रही है, अब वो काम की नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, डी वाला। तो अपेंडिक्स इन ह्यूमन। अगर हमारे पास इधर लिख लेता फ्लाइटलेस बर्ड्स, तो फिर इधर उसे चेंज करना पड़ता, तो ये फिर सही हो सकता था, फ्लाइटलेस बर्ड्स लिख लेता। तो इधर उसने अकेला बर्ड लिखा है, यानी एक बर्ड्स के बारे में या मुकम्मल बर्ड्स के बारे में भी कह सकता है। तो हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन की एग्जांपल में इधर फ्लाइटलेस था, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो इसीलिए मैंने कहा तमाम ऑप्शन इसे अच्छे से क्या कर लेने, रीड कर लेने। अक्सर स्टूडेंट अगर ऐसा ही एमसीक्यूज आ जाए वो इसी पर पहले पर ही टिक कर देंगे कि ये हमने पढ़ा था, उधर था फ्लाइटलेस। तो इसीलिए आप सारा पढ़ लोगे तो आपको एंड में पता चल जाएगा कि अपेंडिक्स ज्यादा एक्यूरेट है हमारे पास। आगे हमारे पास है आखिरी एमसीक्यूज, द नाइट्रोजीनियस बेसिस। हमारे पास कौन सी, नाइट्रोजीनियस बेसिस बिटवीन, किसके दरमियान, 2 डीएनए स्ट्रैंड। 2 डीएनए स्ट्रैंड के दरमियान जो सी नाइट्रोजीनियस बेसिस होती है, जो हमारे पास कौन सी होगी, एडेनिन और थायामिन, गोयानिन और साइटोसिन। इनके दरमियान वो कहता है कितने बॉन्ड होते हैं, इनके दरमियान 2 होंगे, इनके दरमियान 3, ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन ये बॉन्ड है कौन से, तो ये बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये बुक की लाइन भी है हमारे पास, तो इसीलिए आयनिक बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड याद रखना, ये हमारे पास प्रोटीन में होता है, अमाइनो एसिड के दरमियान। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में यानी अमाइनो एसिड के दरमियान, और इनके नाइट्रोजीनियस के हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हमारे पास बी वाला होगा। तो ये हमने अभी मॉडल पेपर डिस्कस किया। अब हम चैप्टर वाइज उसके एक्सरसाइज से, उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं उस एमसीक्यूज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन अब उधर मैं ये बबल्स वाला शीट नहीं बनाऊंगा, ये इसमें बना दिया ताकि आपको पता चल गया। अब उधर हम सिंपल उसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।